ध्यान दीजिए। तो एक बार देखना सही है, हिल तो नहीं गया, तेरा तो नहीं हो गया, बड़ा चेक करो। नहीं ठीक है सर। ठीक है, देखिए तो आराम से देखिएगा कैमरा से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या समझ लिया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। अच्छा, किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, इसका क्या रीजन है? क्योंकि एटम्स हमारे न्यूट्रल होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेम होना पड़ेगा। तो अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर जैसे 12 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो अगर मैं के सेल बोलूं तो के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। एल सेल में 8, तो एम सेल में कितना आएगा? 2। तो ये जो सेल है ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। इस सेल को क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल इसके लिए कौन सा हो गया? एम हो गया। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये जो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, क्या ये स्टेबल है? क्या नहीं? आंसर है कि नहीं? स्टेबल कब होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 8 हो जाए। अच्छा, 8 होने के लिए इसको अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएगा। क्या पॉसिबल है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना या 6 इलेक्ट्रॉन लेना? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या गेन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने से इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जा रहा है और ये स्टेबल हो जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं एल्युमिनियम के लिए पूछूं तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 5 इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं 7 की बात करूं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर मैं 5 के लिए बोलूं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 5 + 3 8। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अब मैंने कल एक बात बताया था कि वैलेंसी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होता है कोवैलेंसी। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसकी वजह से जो वैलेंसी आता है उसको कौन सा वैलेंसी बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। और इलेक्ट्रॉन शेयर जब होता है तो उसको कौन सा वैलेंसी बोलते हैं? कोवैलेंसी। तो यहाँ देखो ये दोनों वैलेंसी शो करता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। एक इसका 3 हो गया और एक इसका 5 हो गया। जनरली जिसके 4 होते हैं वो सब हमारे कैसे वैलेंसी शो करते हैं? कोवैलेंसी। जैसे ये कौन सा है? हमारा कोवैलेंसी है। और ये सब हमारे कैसे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो हमें बस फास्फोरस का 2 वैलेंसी याद रखना है, 3 और 5। बाकी का तो हम अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बताइए प्रियंका, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी होगी? क्यों? 5 + 2 7 हो जाएगा। 3 होगा ना। आप बताइए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी होगी? 1। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4, और वो कोवैलेंसी होगी। ठीक है, वैलेंसी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैलेंसी से आगे बढ़े। अब देखिए हमें 3 टर्म पढ़ने हैं। पहला टर्म का नाम क्या है? पहले को हम लोग बोलेंगे, देखो, एटॉमिक नंबर। पहला हमें क्या पढ़ना है? एटॉमिक नंबर। जब किसी भी एटम को आप सही बताना चाहते हो ना तो 2-3 बातें बतानी पड़ती हैं उसके बारे में। सबसे पहले क्या बताना पड़ता है? एटॉमिक नंबर। जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं मास नंबर। इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर। अच्छा, एटम के अंदर मास किसकी वजह से आता है? उसके न्यूक्लियस की वजह से। मैंने क्या बताया था? रदरफोर्ड मॉडल में क्या बोला था? उसका पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? उसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत नेग्लिजिबल मास आता है। जैसे कि मेरे शरीर पे एक चींटी आ जाए तो मेरे मास में कितना बढ़ जाएगा? मास नेग्लिजिबल। वैसा ही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके मास के सामने चींटी के जैसे है, तो उसकी वजह से ज्यादा फर्क ऐसा नहीं कि उसमें मास नहीं है इलेक्ट्रॉन में, लेकिन उसके सामने बहुत नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, जैसे कि मैं ये मार्कर रख के जा रहा हूँ अपना वजन कराने, और आर्य बोल रहे हैं सर, आर्य भी बोल रहे हैं कि सर मार्कर लेके जा रहा हूँ, आपका वजन ज्यादा हो जाएगा। कितना ही ज्यादा हो जाएगा इसके रखने से? नेग्लिजिबल है ना ये मेरे सामने। तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन क्या है? उसके मास के सामने नेग्लिजिबल है। मास है उसमें लेकिन बहुत कम है।
तो हम लोग जनरली मास किसका कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। तो ये देखो ये मास नहीं है, ये क्या है, हमारा मास नंबर है। तो मास नंबर हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूं लिथियम के बारे में, लिथियम के बारे में बात करूं तो इसमें प्रोटॉन कितना है 3, तो एटॉमिक नंबर कितना जो होना चाहिए 3, और इसमें न्यूट्रॉन कितना है 4, तो इसका मास नंबर कितना हो गया 7। समझ में आया? अच्छा फिर ये बताइए मुझे फ्लोरीन के बारे में बताइए। फ्लोरीन में हमारा प्रोटॉन कितना है 9, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 9, और 9 प्लस 10 न्यूट्रॉन कितना है 10, तो मास नंबर कितना होगा 19। अच्छा आर्गन में बताइए, क्या आर्गन में प्रोटॉन 18 है तो अच्छा 18 प्लस 22 इक्वल टू 40, मास नंबर कितना हो गया 40। अच्छा अब देखो एक मैं छोटा सा आईक्यू का क्वेश्चन है कि मेरे पास दो टाइप के मार्कर है, एक ब्लू मार्कर है और एक ब्लैक मार्कर है। मेरे पास टोटल मार्कर कितने हैं 40 हैं। अगर मेरे पास 22 ब्लैक मार्कर है तो ब्लू मार्कर कितने हैं 18 है। कर लेंगे ना कैलकुलेशन हम लोग। अब देखो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेरे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो है 23, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है 23। अगर मेरे पास प्रोटॉन 11 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 12 होंगे। कर पा रहे हैं ना हम लोग? तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 12, क्योंकि इन्हीं का सम क्या आएगा 23 आएगा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी एलिमेंट x का मास नंबर अगर है हमारा 36, मास नंबर कितना है 36, और इसका एटॉमिक नंबर अगर 20 हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं इसमें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। ये बात समझ में आ गई? तो इसी टाइप से अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। देखिए थोड़ा सा साइंटिस्ट लोगों ने गड़बड़ कर रखा है, मुझे ये बात उनकी थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी। डस्टर कहाँ है? जैसे हमने लिखा क्या सोडियम, सोडियम को क्या लिखते हैं Na। अच्छा मास नंबर, ठीक है, मास नंबर आपको देख के क्या लग रहा है कि नीचे रखूं या ऊपर रखूं? मास भारी होता है तो मास नीचे आ जाएगा, एटॉमिक नंबर ऊपर हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। ऐसा इन लोगों ने नहीं सोचा, इन्होंने पता नहीं क्या सोचा। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि मास नंबर को ऊपर रखेंगे, मास नंबर को ऊपर रखेंगे और एटॉमिक नंबर को नीचे रखेंगे। चलो ये लोग इतना भी गलती करते ना तो मैं मान लेता, इतना भी गलती करते तो मैं मान लेता कि चलो हो गई गलती, आपने अलग ढंग से सोचा, मैंने अलग ढंग से सोचा। एटॉमिक नंबर किससे स्टार्ट होता है? ए से। अब दो इनको डिजिट रखने थे ए और जेड, तो एटॉमिक नंबर के लिए क्या चुनना चाहिए था? ए, और मास नंबर के लिए क्या चुनना चाहिए था? अब इन लोगों ने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर को मैं जेड बोलूंगा और मास नंबर को ए बोलूंगा, ठीक है। तो पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं, लेकिन ये दिमाग में लोगों ने लगा दिया। अब हमें इसको याद करना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे जेड, और मास नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे ए। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा ए, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा जेड, ए टू जेड। अब हम लोग कैसे याद करेंगे? ए बी सी डी हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं? ए से जेड तक। ऊपर रहेगा ए, नीचे रहेगा जेड। ए फॉर मास नंबर, जेड फॉर एटॉमिक नंबर। अच्छा ये हमें समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आ जाता है? अगर नहीं भी याद होगा ना तभी भी हमारा काम चल जाता है। देखो कैसे काम चलता है कि यहाँ पे लिखा रहेगा 23, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेगा 11। अब देखो कुछ समझ में आए, इतना तो हमें समझ में आएगा कि एटॉमिक नंबर से मास नंबर बड़ा होता है, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा? मास नंबर, और छोटा वाला नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो अब ये लोग ऐसा दिखा देंगे सोडियम 23, 11, और पूछेंगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएं, ठीक है। तो आप बताइए प्रियंका, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, इसमें प्रोटॉन कितना होगा?
11। कैसे पता चला? क्योंकि एटॉमिक नंबर मुझे पता चल गया कितना है 11, तो प्रोटॉन हो गया 11। ठीक है, आगे फिर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा 11, और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? अजीत यार कितना होगा? 12 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना हो गया? 12। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा हम लोग से। ठीक है, तो ये लोग रैंडम क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि ऐसा दे देंगे 52 25, इसका आप इलेक्ट्रॉन बताइए, इसका आप प्रोटॉन बताइए, और इसका आप न्यूट्रॉन बताइए। चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इसमें? 25, क्योंकि एटॉमिक नंबर 25 है, तो प्रोटॉन 25 होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी, और न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा 27। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने में सक्षम हो गए? अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख दिया है, तो हम लोग उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आसान हो गई है। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। देखो, हालांकि एक बात है, सुनो, हालांकि एक बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप बोलिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों ऐसा है? क्योंकि कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो नहीं, देखो ना, 52 माइनस 25 कैरी ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 माइनस 5 7 ना, 5 करके 4 होगा ना, 5 करके 4 होगा। अच्छा सुनो, एक और भी तरीका था, एक और तरीका। अरे हंसो, ठीक है, फिर भी 25 है, 25 का डबल क्या होगा? 50। अगर 50 भी होता तो 25 तो होता है ना, अब 50 से 2 ज्यादा है, तो 25 प्लस 2 25। अरे सर कोई नहीं सर, आप आगे बढ़िए। Listen and we don't judge. Yes, we listen and we don't judge. बात नहीं करो। देखो सर रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी? नहीं, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाएगी। सुनो, इतना बड़ा ग्रुप में जा नहीं पाएगा वीडियो, तो जहां मैंने वो ठीक है, टाइम भी थोड़ी कमी है, कट कुछ नहीं होगा। और सर इम्पोर्टेंट टॉपिक समझा रहे थे बीच में। हाँ भाई सर। सुन, तो जहां ग्राफ की वीडियो डालनी थी उसी के बगल में ये वीडियो डाल दूंगा। सर मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा। जिन बच्चों को क्लास छूटा है वो देख लेंगे। देखो सुन, तो हम क्या समझाने वाला था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखो मैंने क्या बोला था कि एटॉमिक नंबर को आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलने से बचना। मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, हमेशा सही नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर होता है 23। ठीक है, इसमें बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर 11। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11। ठीक है, 11 होंगे। वेरी गुड। अगर मैं बोलूं Na प्लस मतलब कि अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, निकल चुका है, इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा? नहीं, हाँ 10। इसमें इलेक्ट्रॉन 10 होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं हीलियम नियन, समझ गए सर क्या पूछते सारे? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर क्या है? क्या सर? हीलियम। नियॉन। नियॉन में एटॉमिक नंबर 10 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10। तो ये देखिए, ये जो है सोडियम आयन, ये क्या है? सोडियम का कैटायन है, सोडियम आयन, और नियॉन में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 है। तो इन दोनों में एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, लेकिन इस 11 वाले में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए मैंने बोला था प्रोटॉन कभी से, इसमें प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन अभी भी इसमें 11 ही है। प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। प्रोटॉन क्यों नहीं चेंज होता? प्रोटॉन चेंज करने के लिए हमें एटम को मोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में हम लोग न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर सकते हैं। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को हम लोग निकाल या उसी में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बस चेंज कर सकते हैं, प्रोटॉन के साथ कोई चेंज नहीं होगा। तो एटॉमिक नंबर तो एटम की पहचान है ना, और इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, ये कैसा पहचान है? अब आप बोलोगे कि अंकुर सर कौन है जो ऐसा शर्ट पहन के आते हैं, कल मैं दूसरा शर्ट पहन के आ जाऊंगा, तो क्या मैं वो नहीं हुआ? तो मतलब क्या, मेरी ऐसी पहचान जो चेंज ना हो।
जैसे मेरा आवाज हो गया, मेरा बायोमेट्रिक हो गया, मेरा फिंगरप्रिंट हो गया, उसको आप मेरा पहचान बोल सकते हो। सर्ट को कैसे पहचान बोल सकते हो आप? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या गेन कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन को हमें एटॉमिक नंबर नहीं बोलना है। एटॉमिक नंबर किसको बोलना है? एटॉमिक नंबर बोलना है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। देखो दो सब्सटेंस जिसके हमारे इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे दो चीज जिसके इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। अच्छा, तो एक बार सोच के बताइए, अगर मैं बोलूं कि सोडियम और मैग्नीशियम प्लस प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? याद है टेबल? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हाँ सर, और मैग्नीशियम का 12। ये नहीं होंगे। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था? 12, लेकिन 2 माइनस हो गए, तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं क्या? हाँ? क्योंकि देखो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जब 2 नेगेटिव चार्ज को निकाल देगा, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है। ठीक है, एक और मैं बता रहा हूं, मैं अपने मन से बता रहा हूं कि मैग्नीशियम प्लस प्लस है और एल्युमिनियम प्लस 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 है, 3 प्लस है। इसको बोल देते हैं 2 प्लस, इसको बोल देते हैं 3 प्लस। इसका कितना होता है? 12। इसका कितना होता है? 13। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 12 माइनस 2 कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। 13 माइनस 3 कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कैसे हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। मैं चाहता हूं आप सब लोग, एक सेकंड रुक जाओ, आप सब लोग एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर लिख के दिखाते हैं अपने मन से। ओके सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, टाइम है आपके पास 1 मिनट। सर मैं सबसे पहले लिखूंगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सर मैं बोल दूं? नहीं, लिखना है। जल्दी लिख के दिखा। यस सर। सर ये लो। लिख दिया? यस सर। लिखो। और मतलब ऐसे सुन, गलती कर रहे हो। हीलियम को मत करो ऐसा। हीलियम स्टेबल है, वो क्यों देगा इलेक्ट्रॉन? ठीक है, ऐसे ऐसे लिखेंगे फिर। Li होता है लिथियम का पहले। हाँ, सर मैंने पहले लिख दिया सर। और लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्या? आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ये भी कुछ है। ओह, अच्छा ऐसा भी कुछ है। हाँ, क्या होगा? ठीक है, हो गया मेरा। एक के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास सर, 7 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सर कैसे? सर 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 ये तो हो रही है। बेरिलियम और बोरोन। हाँ। ठीक है, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के पास 5 है। बोरोन में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। और इसके पास भी 4 है। बहुत लिथियम और बेरिलियम, गुड, सही है। अब पहले हो गए। नियॉन और सोडियम। देखो सोडियम प्लस लेना होगा। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम प्लस कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? फ्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, गुड। सिलिकॉन से 2 निकाला और फास्फोरस से 3 निकाला। तो 0.5 सही है। मतलब टेक्निकली सही है, छोटी सी प्रॉब्लम है। कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ये इलेक्ट्रॉन निकालना सपोर्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, वैसे सही है, टेक्निकली सही है। हाँ सर, दिमाग में था वो एक कर लिया। हाँ, देखिए मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ। जब भी कोई बोले आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखने का ना, रुक जाओ। तो देखो आप लोग 2 अगल बगल के ले लो। जैसे आपने ले लिया क्या? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब आप क्या सोचते हो? 2 तरीका से सोच सकते हो। एक सेकंड यहाँ ध्यान दीजिए। 2 तरीके से सोच सकते हो कि सर ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो नाइट्रोजन के बराबर हो जाएगा। टेक्निकली आंसर तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निकालता
नहीं। जिसके पास भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो देखो बात तो सही है, आपके पास दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक है इसमें। इसमें क्या है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है। तो इन दोनों के पास हमारे 4 से ज्यादा है, तो हम लोग को क्या बनाने पे ध्यान देना होगा, निगेटिव चार्ज। तो हम लोग पॉजिटिव ना बना के हम लोग क्या बनाएंगे कि नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ऑक्सीजन यूं करते हैं, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना। हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, 4 से कम वाले। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, 4 से ज्यादा वाले। 4 से कम वाले में हम लोग कटायन बनाएंगे और 4 से ज्यादा वाले में अनायन बनाएंगे। समझ में आया। और दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई सा एक इनर्ट गैस ले लो। आपने इनर्ट गैस ले लिया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है ना। फ्लोरीन को क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, और सोडियम को क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा, और ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। समझ में आया। तो एक बार नोट्स में लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ अच्छा चलो मैं लाके भी दे दूंगा। आप लोग जल्दी से नहीं पॉज नहीं कीजिए, रुक जाइए, रुक जाओ, नहीं पॉज करो। मैं 1 मिनट में भी लेते रहूंगा। आप लोगों ने अभी जो जो बताया आप ओन वर्ड्स में जो लिख सकते हो वो लिखो, बाकी नोट्स में मैं आपको दे ही दूंगा। ठीक है, क्या क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। अच्छा मैं 1 मिनट में नोट्स लिखता हूं। अच्छा ठीक है, सारे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है। ज्यादा बात कर रहा हूं। स्कूटी से गिरा दूं ना, स्कूटी पर तेरे को ना ओलंपिया में छोड़ देना चाहिए। उसके सरप्राइज दिया है, मेरा टिकट चाहता हूँ। सर लिया है। तेरे को मेरा टी छोड़ देना चाहिए। सर आप कॉजेस फील्ड से प्रिंट दिखा दो। लिखने निकाल के रखा था। अच्छा थैंक यू। ब्लेजर आई ओनली सर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये तो प्रशांत अभी तो यही करा रहा हूँ ना। ये मेरे एक सेकंड, प्रशांत भी है। अरे सर मैं घर पे एक वीडियो देख रहा था, उसमें यही सेम नोट्स है। चलो ठीक है। ये अच्छा नोट्स है इसलिए मैं दे रहा हूँ। इसमें थोड़े बहुत 1-2 चीज छूटे हुए हैं वो मैं नोट कर रहा था। अरे ये एक इसको दे दो ना, राधे को दिमाग ओके, हरे जो वो दोनों मिलते रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग सिलेबस देखें फिर। हाँ बस यही बोल, तो अलग अलग यही करता था सर एक बार ये क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो वैलेंसी फाइंड करके देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2, 8, 7। ऑक्टेट बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, तो कितना आएगा 2, 8, 6। ऑक्टेट बनाने के लिए इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। और उसके बाद से क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कितनी है 12, क्या आ जाएगा 2, 8, 2। ऑक्टेट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना पड़ेगा। 6 लेना तो मुश्किल है ना, मैंने कल समझाया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। समझ में आ चुका है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन भी समझ में आ चुका है। ठीक, अच्छा तो पहली करवा दी वो टॉपिक। देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि और श्रीवास्तव मास नंबर कहाँ लिखेंगे ये लोग, ऊपर, और क्या बोलेंगे उसको ए। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखेंगे, नीचे, और क्या बोलेंगे उसको जेड। जैसे न्यूट्रॉन के लिए ये क्या है, एटॉमिक नंबर, 14 क्या है, मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 7। ये वीडियो एग्जाम से लगे डाल देना, आज ही डाल दूंगा। ताकि क्लास सर एडिट करवा देना। नहीं एडिट तो थोड़ा मुश्किल है, मुझे निकलना है ना कल, और आज ही डालना है, तो इसमें सर मैं एडिट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। कोई बात सर ओरिजिनल कॉपी हमें भेज देना, फिर एडिट करके उनको दे देना। ठीक है। हाँ, सर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, if number of electrons in an atom is 8 and number of, सुनो एक सेकंड रुक जाओ,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8। इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Eight. आल्सो 8। प्रोटॉन भी कितना है? 8 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? चार्ज ऑन द एटम बताएं। सर न्यूट्रल है। चार्ज 0, जितना पॉजिटिव उतना अरे निगेटिव। मैंने सॉल्व कर लिया। चार्ज कितना है? 0, Zero. यानी कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल। अच्छा, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8 एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं? Z। एटॉमिक नंबर कितना है? 8। और मास नंबर 8। मास नंबर कितना है? 8 मास नंबर 8 बस कर लो क्या? मास नंबर हम बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं और है। सर ये ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन। क्या करें? स्मार्ट ठीक है, ये देखिए। With the help of table 4.1 find the mass number of the oxygen and sulfur atom। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर एटम का मास नंबर बताना है। टेबल में दिखा रहा हूँ, एक बार आप लोग बताएं। ऐसा ऑक्सीजन हमारा साइंस का सफल एग्जाम था। सर ऑक्सीजन का और कैसा हुआ? सर अच्छा था, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन काफी याद है दिए। तो बात कर सर, लेकिन एक क्वेश्चन है सर। मानिए एक आदमी है या फिर कोई भी है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑक्सीजन और सल्फर का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना लिखूं ऑक्सीजन का? 8 8। और मास नंबर कितना हो जाएगा? सर हाँ 16 सर 16 और सल्फर का देखिए एटॉमिक नंबर कितना लिखूं? सर सल्फर का सर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। 16। और मास नंबर कितना हो जाएगा? 32। 32। ठीक है। हाँ, सर, बोलो, क्या बोलते? सर मानिए सर एक आदमी खड़ा है और उसकी शैडो बन रही है। उसने अपने दोनों हाथ फैला रखे हैं, लेकिन शैडो उसका एक ही हाथ फॉर्म हो रहा है। तो सन उसके डायरेक्ट पीछे या फिर सन उसके लेफ्ट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में ना सर। मेरी पूरी क्लास गलत है। टीचर ने बोला कि वो बिहाइंड है। ना, behind होता है, वो दोनों नहीं है। टीचर निगेट है सर। ठीक है, सुनिए, एक सेकंड ध्यान दीजिए आप। तो फिर जनरल नॉलेज लास्ट 3 टॉपिक बचे हैं, थोड़ा सा शांत रहिएगा, मैं टाइम से खत्म कर सर दूंगा। मुझे पहले दूसरा वाले चैप्टर का भी नोट दे दो। वो कल मैं स्टार्ट कर दूंगा नोट्स। ठीक है, क्या ग्रेविटेशन करके ना रोटेशन चलते रहूंगा। टाइम है 12 बजे। ठीक है, सुनो। सर्कल घूम ले। अच्छा, आपको तो ग्रेविटेशन कराया था ना मैंने। ये लोग एब्सेंट थे उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे सुनिए, ध्यान दीजिए। आपको डाउट है क्या ग्रेविटेशन में? अगर डाउट होगा तो मैं शाम का टाइम रख लूंगा। है डाउट? मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा। एक ही क्वेश्चन में डाउट है? देखो जो मास वाला है ना, जिसमें अर्थ का मास होता है वो तो मैं क्लास में होता है। देखो यार, सुनो। 3 टॉपिक हमें कराना है। टॉपिक का नाम है आइसोटोप्स, आइसोमर्स। आइसोटोप्स, आइसोमर्स और एटॉमिक मास। हमारे भी ऐसे नहीं करते। सुनिए, देखिए आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें चैप्टर 3 की भी थोड़ी सी बात मैं बता सर ये तो चैप्टर 3 में है। एक सेकंड, चैप्टर 3 की थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ कि एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था डॉल्टन। ठीक है, तो जब हमारे पास इतना माइक्रोस्कोप नहीं था, वैसे हम लोगों ने आज भी एटम को देख नहीं पाए। ठीक है, तो उन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें बताई थी कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, उसको हम लोग एटम बोलेंगे, और वो अनडिविजिबल है। बाद में हमें पता चला कि उस एटम से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले जा सकते हैं। ठीक है सर हाँ, आपके फोन की 20% बैटरी है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो उसके बाद से उन्होंने क्या बोला था कि एक एटम, जैसे कि कोई गोल्ड का एटम है, तो उसका सिर्फ एक ही एटम होगा। 2 टाइप के एटम नहीं हो सकते। लेकिन हमें बाद में पता चला कि गोल्ड के 2 टाइप के एटम पॉसिबल है, कार्बन के भी 2 टाइप के एटम पॉसिबल है, कोल्ड ड्रिंक के भी 2-3 टाइप के एटम हो सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसको 2-3-4 किस्म के भी एटम होते हैं। ठीक है, अच्छा रीजन क्या है, अभी रीजन मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो एक सेकंड सुनो। यहाँ पे एक हमारा एटम है, इस एटम के पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और एक और एटम है, इसके पास क्या है, 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या बोलूं मैं?
6 और इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या बोलूं मैं? सर 40 एटॉमिक अच्छा नंबर 6 एटॉमिक नंबर क्या बोलूं मैं? 6। अच्छा ये दोनों तो सेम एटम हो गया फिर। तो इन दोनों का नाम मुझे क्या बोलना पड़ेगा? कार्बन। तो ये भी क्या है? कार्बन है और ये भी क्या है? कार्बन है। लेकिन एक बात देखो, ये वाला कार्बन का एटम हल्का है और ये वाला कार्बन का एटम भारी है। तो दोनों एटम सेम तो नहीं है, लेकिन है किसके? कार्बन के। है किसके? कार्बन के। तो इनको अलग अलग थोड़ा सा पहचान तो देना पड़ेगा। तो इसके मास नंबर से पहचान देते हैं। इसका मास नंबर कितना है? 12। तो इसको क्या बोलेंगे? C12। और इसका मास नंबर कितना है? 14। तो इसको क्या बोलेंगे? C14। तो दोनों एटम किसके हैं? कार्बन के। लेकिन दोनों सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। तो ये दोनों कौन है फिर? आइसोटोप्स। रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझना हो, रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आपको समझना हो तो दो भाई हुए ट्विंस, चेहरा भी बिल्कुल सेम, लेकिन एक खा खा के मोटा हो गया और एक दुबला पतला रहा। दोनों का चेहरा सेम है, लेकिन वो दोनों कैसे हो गया? मास अलग अलग हो गया। है सेम लेकिन मास अलग अलग हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स समझ गए? आइसोटोप्स का डेफिनेशन अगर बोलना हो कि टू एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है? आइसोटोप्स मतलब सेम एलिमेंट है लेकिन दोनों एटम के मास नंबर अलग अलग है, तो आइसोटोप्स हो गया। अब देखो दूसरा आया आइसोबार। दूसरा क्या बोलते हैं? आइसोबार। एक टेक्निक से याद रख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कितना वजन है आपका? 50 नहीं 49। 49। अच्छा डियर आपका वेट कितना है? सर मेरे को नहीं पता। 45 46 तो होगा ही। हाँ इतना नहीं। मतलब अगर मान लो कि आरएबी और टीआरआ का वेट सेम होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों कैसे हैं? आइसोबर। बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे उनके एटम हैं, किन्हीं दो एटम का अगर वेट मास नंबर सेम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबर। आपको एग्जांपल देता हूँ। आर्गन, सुनो, आर्गन एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 18 और मास नंबर हमने देखा था कितना है? 40। उसके बाद से क्या आता है? कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है? 20 और मास नंबर कितना है? 40। इसका भी मास नंबर 40। बात नहीं हंसी का, फिर एग्जाम में आएगा समझ में नहीं आएगा। यही छोटी छोटी चीजें आती हैं, आप लोग बोलते हैं सर एमसीक्यू गलत हो जाता है। एमसीक्यू क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि क्लास में जब बताया जाता है तो बात करने लग जाते हो। ये देखो, इसका मास नंबर कितना है? 40 और इसका मास नंबर कितना है? 40। दोनों का मास नंबर सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बोल सकते हैं क्या? नहीं। दोनों अलग अलग है ना, सेम भाई नहीं है, ट्विंस नहीं है ये दोनों। दोनों का क्या? एक क्लास में दो बच्चों का मास सेम है तो उसको हम लोग आइसोटोप्स बोल देंगे। तो ये दोनों हमारे क्या है? आइसोबार। ये क्या कहलाएंगे? आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। अब देखो ये क्यों हम लोग समझ रहे हैं, इसका यूज मुझे बस आज तक एक जगह मिला है, डॉल्टन को गलत साबित करने में। डॉल्टन ने क्या बोला था कि दो अलग अलग एटम हैं तो उनके जो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनके जो एटम है वो किसी भी तरीके से सिमिलर नहीं होंगे। ना तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ना तो उनका मास नंबर सेम होगा, तो उसमें कुछ सेम ना होगा, ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि दो अलग अलग एटम के मास सेम हो जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया? आइसोबार्स बोल दिया। ठीक है, आइसोबार याद रखना। अब आइसोटोप्स के दो यूजेस हैं, आइसोटोप्स के दो यूजेस हैं, उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहला जो है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब देखो एक बात मैंने आपको बताया था कि हर एक एटम का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। उसी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल होगा जिसमें नंबर ऑफ जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के आसपास होंगे। अगर ये मास नंबर चेंज करने के चक्कर में इसका न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया तो ये न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, क्या यूरेनियम आइसोटोप होगा? आइसोटोप, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, हो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एक बार ध्यान दो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओके सर। ठीक है, और मैंने जो नोट्स दिया है उसमें यही एक क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब है। सर है तो नहीं, ये नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं है। सर देखो तो सर आप- देखो तो
आइसोटोप से एप्लीकेशन नहीं। अच्छा दिया गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। सर देखा सर बहुत अच्छा देखो यार देखिए सुनो, मैंने 2 आइसोटोप आपको बताए थे, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने 2 आइसोटोप आपको बताए थे, कार्बन 12 और कार्बन 14। सर देखो कैसे एक सेकंड सुनो, अगर इस कार्बन को जलाऊंगा तो क्या बनेगा CO2, और इस कार्बन को जलाऊंगा तो SO2 बन जाएगा क्या, NO2 नहीं बनेगा, जब बनेगा तो क्या बनेगा CO2 ही बनेगा। तो इसको कंबस्शन से हमें फिक्स कंपाउंड ही मिल रहा है, यानी इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं, सेम है। तो आइसोटोप्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होते हैं, क्योंकि एलिमेंट भी तो सेम है ना, कार्बन ही तो है, मास ही तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनाएगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो मीथेन बनाएगा, ठीक है। तो आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्या, नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि अंजिका बहुत पतली है, मैं बहुत मोटा हूं, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसमें एक हल्का है और एक भारी है, एक हल्का है एक भारी है, तो एक का वजन ज्यादा होगा एक का वजन कम होगा। तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है अलग अलग है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो देखो आइसोटोप्स के क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। इसको यहाँ पे लिखा गया है, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा गया है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप लोग नोट कर लोगे, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख के सेम लिख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट लिख लो। केमिकल प्रॉपर्टी में सेम लिखो और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट लिखो। अब देखो हो क्या रहा है कि आइसोटोप्स हमारे कुछ क्या हो जा रहे हैं, रेडियो एक्टिव हो जा रहे हैं। अब एप्लीकेशन में हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ही एप्लीकेशन लिख रहे हैं। पहला देखिए, पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बिजली बनता है उसमें एज अ फ्यूल क्या यूज होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। यूरेनियम बहुत सारा है, हर एक यूरेनियम से एटम बम नहीं बनाया जा सकता है। आपको पता है ईरान जो है वो एटम बम नहीं बना पा रहा है। एटम बम क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि एटम बम बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए एक तो वहां अवेलेबल नहीं है, और वो मिल भी जाए तो उसको रिफाइन करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है, तो वो अभी प्योर नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी यूरेनियम से आप एटम बम बना लीजिएगा, उस यूरेनियम का एक स्पेशल आइसोटोप चाहिए, वही आइसोटोप हमारा अनस्टेबल होगा और उसी का क्या बनेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर रिएक्टर बन पाएगा। तो देखिए एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज होता है। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कैसे यूज होता है कि जहां कैंसर है वहां के सेल कैसे हो गए, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, थोड़े से स्वेल कर जाते हैं। तो हम लोग अगर कोबाल्ट का थोड़ा सा डोज ले लेते हैं अपने ब्लड में, तो वो ब्लड में घूमते घूमते जहाँ कैंसर है ना वहां पे जाके वो कोबाल्ट क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव चीजों से आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव चीजों के पास जब लोग जाते हैं तो सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारी रेडिएशन होती है। अब ये भी कोबाल्ट हमारा कैसा है, रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है। तो उसको हम अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया, शरीर में इंजेक्ट करने के बाद हम लोग पूरे बॉडी में स्कैन करेंगे कि कहाँ से रेडिएशन आ रहा है। अगर रेडिएशन यहाँ से आ रहा है तो कैंसर कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर रेडिएशन यहाँ से आ रहा है तो कैंसर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो जहां से भी रेडिएशन हमें ऑब्जर्व होगा, क्योंकि कोबाल्ट जाके कैंसर वाली सेल से ही चिपता है, हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैंसर है कहाँ पे, ठीक है। इसलिए आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। आयोडीन चाहिए ना, तो इसलिए उसका यूज करते हैं। एक और यूज होता है, सुनो, एक और यूज होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को पानी में मिला के, यहाँ नहीं करोगे, पानी की लाइनें शहरों में देखोगी ना तो जमीन के अंदर डली हुई है, 10-10 फुट जमीन के अंदर डली हुई है, और उस पानी की लाइन तो कहीं लीकेज आ गया। अब लीकेज आ गया, अब हर एक जगह हम लोग 10 फीट गड्ढा कर करके तो नहीं देखेंगे,
अगर बाहर होता तो हमें पता चल जाता कि यहाँ से पानी निकल रहा है, जमीन के 10 फुट अंदर पानी निकल रहा है, हमें ऊपर पता ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पानी के साथ कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिला के उस पानी को फ्लो करा देते हैं। अब जहां से पाइप टूटा होगा वहां पे वो पानी लीक करेगा, और एक डिवाइस होता है, जिंजर नाम सुना है? जिंजर मतलब अदरक। जिंजर से मिलता जुलता नाम है, उसका नाम है जीजर काउंटर। क्या नाम है? जीजर काउंटर। वो जीजर काउंटर क्या करता है, वो रेडियो एक्टिव को रीड करता है, और जहां जहां पाइप बिछा है हम लोग जमीन के ऊपर से ही वो जीजर काउंटर को पास करेंगे, और जहां हमें रेडियो एक्टिव का सिग्नल ज्यादा मिलने लग जाएगा, यानी कि वहां का पाइप क्या है, टूटा हुआ है, हम लोग वहीं पे खुदाई करेंगे और पाइप को रिपेयर कर देंगे। हर जगह खुदाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं लिखते, हमें एक्चुअली लिखना क्या होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आता है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। हम लोगों ने 4 अभी एप्लीकेशन बताए, 4 में से 2-3 लिखना होता है, 2 या 3 नंबर में आएगा, इसको जरूर याद कर लेना, ये एग्जाम में आता ही आता है। अच्छा, ठीक है, इसको लिख देना है। उसके बाद से जो हमारा आया वो एक लास्ट टॉपिक है, अभी करा देता हूँ उसको। लिखिए, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। सर यूरेनियम ठीक है, यूरेनियम जो एग्जाम में आता है वही लिखना। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। पहला लिखें, पहला कार्बन। कार्बन का कौन सा हो गया? C12 और C14। हाँ, दूसरा लिखिए, क्लोरीन। क्लोरीन के 2 होते हैं, Cl35 और Cl37। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 17 होता है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 17। मास नंबर 2 अलग अलग होंगे। और तीसरा जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो हाइड्रोजन का है। अच्छा सर, आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जानते हैं सर? वही तो बता रहा हूँ, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सब मोस्ट रिपीटेड ही है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आइसोटोप जो हुआ H11, दूसरा आइसोटोप जो हुआ H21, और तीसरा आइसोटोप जो हुआ वो है H31। इनके नाम भी याद रखने जरूरी है हाइड्रोजन वाले के, ठीक है। पहले वाले का नाम क्या है? प्रोटियम। प्रोटियम। दूसरे वाले का नाम क्या है? ड्यूटेरियम। और तीसरे का ट्राइटेरियम। हाँ, और तीसरे वाले का ट्राइटियम। अच्छा, तो फिर ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये हाइड्रोजन की 3 टाइप। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। अच्छा देखिए, प्रोटियम को सुनो एक सेकंड, ड्यूटेरियम को कई बार हम लोग कैपिटल डी से दिखा देते हैं, आइसोटोप है, और ट्राइटियम को कई बार हम लोग कैपिटल टी से दिखा देते हैं, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जो सबसे ज्यादा पाया जाता है सर ट्राइटियम नहीं है, फिर ट्राइटेरियम। ट्राइटियम। ट्राइटियम सर टीचर लोग ट्राइटेरियम बोलते हैं। दूसरा अर्थ कहाँ है? ट्राइटियम। टाइटेनियम बोलते और सर एक और क्वेश्चन सर, हाँ, बोलो। मतलब ये मैं आपने आंसर नहीं किया सर। हाँ। अगर पूछा जाए किसी ने वो क्या लिखा था प्रोटो, तो गोल्डस्टाइन लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? रदरफोर्ड। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी दूंगा। इसी क्वेश्चन पे आ रहा था, तुम नहीं भी पूछते ना, होगा सर। तुम अगर नहीं भी पूछते तो मैं यही आंसर बताने बहुत वाला गुड क्वेश्चन है। ठीक, देखो मैंने बोला था ना 2 दिन बाद बताऊंगा इसका आंसर। डस्टर कहाँ गया? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखिए, मैं अगर अब हाइड्रोजन बोलूं आपसे, कोई नया वर्ड सर, कोई नया वर्ड है कि नया वर्ड?
ऐसे ही जिसके मीनिंग छोटी है। अगर आपसे अब हाइड्रोजन बोलूं तो हाइड्रोजन आप लोग कैसा लिखोगे? एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए इसमें, एक सेकंड रुकिए। इसका प्रोटॉन कितना है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है और इसका न्यूट्रॉन कितना है? सर इसका प्रोटॉन 1 है। तो इसका प्रोटॉन कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 और न्यूट्रॉन कितना है? सर 0। 0। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम ट्रिटियम में होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ट्राइटियम में क्या है हमारा कि 1 और 3 है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। लेकिन हाइड्रोजन में नहीं है, हाइड्रोजन में नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि वो ड्यूटेरियम में 1 होता है ना? 1 और अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का मुझे एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखना है, तो हम लोगों ने ये हाइड्रोजन बनाया। इस हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। अच्छा, और इसके अगल बगल में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन है? हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या बचेगा? इसका न्यूक्लियस बचेगा, और इसके न्यूक्लियस में क्या है? सिर्फ एक प्रोटॉन है, और ये क्या बन गया? H+। ये क्या बन गया? H+। ध्यान दो, क्वेश्चन पूछ ले तो बता दूं, तो इग्नोर करो ना। देखो यहाँ हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन भी मैं निकाल दूं, H+ बना दूं, तब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, और इसके पास बचा क्या? सिर्फ एक प्रोटॉन। यानी H+ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो गोल्डस्टीन ने ढूंढा था ना, गोल्डस्टीन ने क्या ढूंढा था? H+ ढूंढा था, और इसको प्रोटॉन बोल दिया था। उसने गलत बोला था, सही बोला था? सही बोला था, बिल्कुल सही बोला था। लेकिन जो एक्चुअली न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना, जैसे कि मैं अगर बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ये वाला प्रोटॉन किसने ढूंढा था? रदरफोर्ड ने ढूंढा था। ये प्रोटॉन किसने ढूंढा था? रदरफोर्ड में। तो अगर आप एनसीईआरटी के अलावा अगर नेट पे चेक करते हो, तो नेट पे एक्चुअली तो उन्होंने ये डिस्कवर किया ना, गोल्डस्टीन ने तो H+ ढूंढा, लेकिन बात सही है कि ये भी तो प्रोटॉन है। तो नेट पे अगर कहीं देखोगे तो क्या लिखा है मिलेगा? रदरफोर्ड। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? ई गोल्डस्टीन। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग वही बोलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि मार्क्स उसी पे मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोई पूछेगा, अगर स्कूल का कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ई गोल्डस्टीन। एग्जाम में पूछेगा क्या बोलेंगे? ई गोल्डस्टीन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर शायद हमारी टीचर ने रदरफोर्ड बोला था। तुम लोग की टीचर ने क्या बताया? हमने क्लास में चैप्टर का वो मैम कुछ भी बोल दे, आप एग्जाम में लिख के आना गोल्डस्टीन। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप बोल सकते हो कि मैम हमारे एनसीईआरटी में लिखा सर है, वैसे लिखा है कि और मैडम कभी भी एनसीईआरटी को गलत नहीं बोल पाएंगे। एनसीईआरटी सर ने वैसे ठीक से पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा है। सिर्फ गोल्डस्टीन लिखा है, रदरफोर्ड नहीं लिखा है। आप बुक पलट के देख लीजिए। अगर एग्जाम के टाइम में ना मैम हो सकता है बोल दे कि ना मैंने तो गोल्डस्टीन बोला था, लेकिन एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है ना, वो पलटी नहीं मार सकते। सर अगर तो हम लोग गोल्डस्टीन ही लिखेंगे। अगर हमने काट दिया हो कहीं कि मैंने तो रदरफोर्ड बोला, तो अब जाके बुक में दिखाना कि मैम गोल्डस्टीन है, मैं लिखूं या ना लिखूं गोल्डस्टीन। नहीं, कोई और कॉपी चेक करेगा, उसने एनसीईआरटी के हिसाब से चेक कर दिया तो। सर यही चीज है, हमारी जो एचओडी में वो अंदर तो कॉपी चेक करती है। इसलिए बोल रहा हूँ जो फैक्ट है उसके हिसाब से चलो। एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन लिखा है, आप गोल्डस्टीन भी देखो। आप एनसीईआरटी लिखाओगे ना, कोई भी मानेगा। आप मैम का रेफरेंस देखो, कोई मान सकता है, नहीं भी मान सकता है। हाँ, यही काम करो, कभी तुम नहीं गिराया, कभी तुम नहीं गिराओ। देखिए, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। अब प्रॉब्लम होती है सर, सब लोग को देखो सर, मेरा बात के परेशान कर रहा नहीं है। करो कुछ नहीं करिए। देखो यहाँ मेरे पास 2 किस्म के चावल है, मान लो। एक चावल जो है वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है, कुछ 250 रुपीज की, ठीक है। एक कॉस्टली है ब्राउन राइस, कॉस्टली राइस, और एक है हमारा चीप राइस। ये हमारा कुछ 40 रुपीज या 50 रुपीज के जी है, और ये हमारा 250 रुपीज के जी है, ठीक है। अब एक सेकंड देखो, सुनो सुनो सुनो। अगर मैंने ये 90% है और ये 10% है, इसका रेट मैं 50 रुपए के आसपास रखूं या 250 रुपए के आसपास रखूं?
90% यहाँ से रह 10% यहाँ से रह दोनों का मिक्सचर बना दिया। सर इसका 250 रेट कितना होगा? 250 के आसपास। अच्छा 250 से कम होगा, 250 से ज्यादा होगा? 250 से कम होगा। ये कुछ 200 मतलब 220 रुपया 230 रुपए के आसपास रेट आएगा। समझ में आ रहा है ना ये? अच्छा अगर इसको मैं 80% ले लूं और इसको मैं 20% ले लूं, रेट कितने के आसपास आएगा? रेट 70-80 रुपए आएगा, 50 के आसपास आएगा। बात ये समझ में आ रहा है? अब देखिए हमारे पास है कोई एलिमेंट x, ठीक है, सुनिए कोई एलिमेंट x है और इसका है 10 और इसका है मान लो 12। इसका मास नंबर 10 है और इसका मास नंबर 12, ठीक है। ये जो है वो 20% है और ये जो है 80% एग्जिस्ट करता है नेचर में। आप कहीं से भी सिंपल उठाओगे ना 80% ये उठेगा और 20% ये उठेगा। अब मैं इसका मास नंबर बोल क्या 10 बोल दूं? नहीं। 12 बोल दूं? नहीं। अगर 12 बोलूंगा ये गुस्सा हो जाएगा, 10 बोलूंगा ये गुस्सा हो जाएगा। तो हम लोग जो मिक्सचर उठा रहे हैं उस मिक्सचर का वेट कितना आएगा कि 10 का 80% यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसकी वजह से कितना आएगा? 8 आएगा और 12 का 20% यहाँ से आ जाएगा, कितना आ गया? 2.4। तो इसका मास कितना होगा? 10.4। देखो इसके आसपास आया, मास कितना आया? 10.4। तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि 80% ऑफ 10 प्लस 20% ऑफ 12। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मुश्किल होता है बस कैलकुलेशन। देखो अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक है 35, एक है 37। ये हमारा पाया जाता है 75%, ये हमारा पाया जाता है 25%। तो इसका मास हम लोग क्या बोले? 35 बोले, 37 बोले, या इनके बीच में कुछ आएगा? इनके बीच में कुछ आएगा। इसके वजह से कितना आएगा? 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। आपका जो पीटी होने वाला है उसमें 3 नंबर का ये क्वेश्चन गारंटी है, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया? 75/100 इंटू 35, 25/100 इंटू 37। मैं एलसीएम कितना ले लूं? 100 ले लूं क्या? तो यहाँ पे क्या आ गया? 25 75 इंटू 35, 25 इंटू 37, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ क्या? 75 क्या है? 25 3 और यहाँ 25 है, तो मैं इनमें से क्या ले लेता हूँ? 25 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ गया? 3 इंटू 35, 1 इंटू 37 अपॉन 100। ये क्या आ गया हमारा? 25, 35 3 105 प्लस 37 अपॉन 100। ये कितना आ गया? 142 बाय 4, 4 3 35.5 एटॉमिक मास यूनिट यू। ये क्या है? ये एटम्स का यूनिट होता है, बहुत छोटा है ना, जैसे ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, वैसे ही यू आता है। तो 35.5 यू आ गया। ये हमने क्या निकाला? इसका एटॉमिक मास निकाला क्लोरीन का। क्लोरीन का ये तो मास नंबर है ना, ये एग्जैक्ट मास नहीं हो सकता। हम लोग अगर कहीं से क्लोरीन उठा रहे हैं तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब उसका वजन कितना आएगा? 35.5 आएगा। कैसे निकाला ये समझ में आया? ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? 5-10। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन कराने हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा।